हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज के करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट्स को क्रमशः कितना आरक्षण देने का फैसला किया है? आंसर होगा 27% और 10%। देखिए, चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों के यानी ओबीसी उनको 27% आरक्षण मिलेगा और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर कैंडिडेट्स हैं यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कि जनरल कैटेगरी में होता है तो उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ये फैसला किया है 29 जुलाई को और ये इसी सेशन से लागू हो जाएगा यानी 2021-22 सेशन से। देखिए, हर साल ऑल इंडिया कोटा स्कीम आता है, AIQ कहते हैं उसे, तो उसके तहत MBBS, MS, BDS, डेंटल, इसके अलावा और भी जो मेडिकल और डिप्लोमा कोर्सेज हैं उसके 5550 कैंडिडेट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा, जो आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा नया वाला। ओके, सरकार ने इसके बारे में फैसला किया है। उसके बाद से MBBS में करीब 1500 OBC कैंडिडेट को सीटें मिल पाएंगी एक्स्ट्रा, मतलब वो रिज़र्व कैटेगरी के होंगे, और PG में 2500 सीटें OBC के कैंडिडेट को हर साल आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। ओके, अगर MBBS की बात करें सिर्फ, तो उसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं यानी जो सामान्य वर्ग होते हैं EWS, तो उनको 550 और PG कोर्सेज़ में 1000 कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो क्या है ये ऑल इंडिया कोटा और इसके तहत कैसे जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उसके बारे में बता दूं आपको। देखिए, ऑल इंडिया कोटा स्कीम जो है 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत शुरू किया गया था। मतलब कि देश भर के जो मेडिकल कॉलेज हैं उन सब में वहाँ पर जो फिल होता है, जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं उसके लिए आपको पता होगा नीट एग्ज़ामिनेशन होता है सेंट्रल रूप से। उसी के तहत राज्यों में स्टूडेंट्स भेजे जाते हैं। कुछ वहाँ के स्टूडेंट होते हैं राज्य के और कुछ जो होते हैं वो बाहर के स्टूडेंट होते हैं। मतलब ऑल इंडिया का कोटा होता है, एक राज्य में ही केवल एक राज्य के बच्चे ना पढ़ें बल्कि दूसरे राज्य के भी बच्चे पढ़ें। हालांकि उस वक्त ऑल इंडिया कोटा में कोई आरक्षण निर्धारित नहीं था, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत की थी। ओके, तो अब OBC और EWS के लिए क्यों अचानक ये फैसला किया गया? देखिए, दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो उन्होंने 12 जुलाई को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट 2021 की तारीख का ऐलान किया था और कहा था उन्होंने कि इस बार परीक्षा में OBC वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी बिना आरक्षण के ही जैसे पहले चल रहा था वैसे ही होगा, बिना OBC आरक्षण के। लेकिन इस बयान के बाद छात्र संगठनों में, इसके अलावा जो तमाम जो राजनीतिक दल थे उन सब ने कहा कि ज़रूर होना चाहिए और देशव्यापी हड़ताल की धमकी भी दी थी जो स्टूडेंट्स हैं उन सब ने, और राजनीतिक दलों ने इस आरक्षण की मांग की थी। तो ऐसे में सरकार ने ये तय किया है कि ऑल इंडिया जो कोटा होगा उसमें आरक्षण दिया जाए। लेकिन नीट एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके तहत मैंने पहले बताया आपको कि 2 तरह के कैटेगरी डिवाइड होती है। एक राज्यों के स्टूडेंट्स होते हैं और एक सेंट्रल पूल से स्टूडेंट भेजे जाते हैं, तब डिवाइड होता है आधा आधा। तो सेंट्रल पूल जो राज्यों के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो रिजर्वेशन था पहले से राज्यों में जो होते थे, लेकिन जो सेंट्रल पूल से स्टूडेंट जाते थे दूसरे राज्यों के, तो उसमें आरक्षण नहीं था OBC को। तो अब OBC को आरक्षण दिया गया और EWS को आरक्षण दिया गया है। ओके, मुझे लगता है इस मुद्दे पर आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। 29 जुलाई को यह फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट यानी DICGC जो एक्ट है उसमें संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। तो इसके तहत बैंक में के बंद होने या फिर दिवालिया होने पर ग्राहकों की कितनी रकम सुरक्षित रहेगी? आंसर होगा 5 लाख रुपए। ओके, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई है 28 जुलाई को, तो उसी में ये नए बिल को यानी विधेयक को मंजूरी दी गई है और इसमें यही प्रावधान है कि बैंक के बंद हो जाने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक का रकम का इंश्योरेंस दिया जाएगा। ओके,
तो डिपॉजिटर जो हैं उनको 90 दिनों में ये रकम मिल जाएगी अगर बैंक फेल हो जाता है या डूब जाता है तो। अभी तक ये है कि ग्राहकों के बैंक में जो जमा 1 लाख की रकम तक का इंश्योरेंस होता है, अगर 1 लाख से ज़्यादा रकम है तो बैंक के डूबने पर पैसे 1 ही लाख मिलते थे। तो अब हालांकि सरकार ने ये कहा है कि, और ये जो बिल लेकर आई है सरकार जिसको अभी कैबिनेट ने पास किया है, तो उसमें यही है प्रावधान कि 5 लाख तक का इंश्योरेंस रहेगा और 5 लाख तक की रकम मिल सकेगी। इससे ज़्यादा रहेगी तो नहीं मिल पाएगा। हालांकि आपने सुना होगा कि पहले ही सरकार ने अनाउंस किया था बजट में ही कि 5 गुना लिमिट बढ़ाई जा रही है, 1 लाख से 5 लाख किया जा रहा है जो इंश्योरेंस है उसका। लेकिन सरकार ने करीब 1 साल बाद इस पर अमल करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये विधेयक अब संसद के दोनों सदनों में पेश होगा, उसका प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ ही ये लागू हो सकेगा। ओके, तो कौन देगा ये इंश्योरेंस रकम और कहाँ पर इंश्योरेंस कराता है बैंक? देखिए, बैंक में जो जमा रकम होती है उस पर इंश्योरेंस देने का काम DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, उसका काम होता है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की सब्सिडियरी है, उसी का एक हिस्सा है। अभी तक तमाम बैंक अपने ग्राहकों के 1 लाख रुपए तक के रकम का इंश्योरेंस करवाते थे यहाँ से, लेकिन अब जब ये कानून बन जाएगा तो 5 लाख तक की इंश्योरेंस हो जाएगा। और सरकार ने ये कब सोचा इस सब के बारे में? देखिए, जब PMC बैंक जो डूब गया, उसकी हालत ख़राब हो गई, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक 2020 में डूब गया था, तो उसी के बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस बढ़ाने का फैसला लिया गया था। और इसके अलावा यस बैंक, लक्ष्मी विकास बैंक, ये सब की हालत ख़राब हो गई थी। तो ऐसे में जो ग्राहक थे, जो डिपॉजिटर थे, बैंक में जमा कर रहे थे पैसे, उनके जो रकम है उन पर खतरा मंडराने लगा। और तब सरकार ने कहा कि अब हम 5 लाख तक का इंश्योरेंस रखेंगे, करेंगे। ओके, तो अब ये बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव 1993 के बाद यानी 27 साल बाद पहली बार होने जा रहा है। ओके, सरकार को भी इससे फ़ायदा होगा कि गारंटी राशि जब बढ़ जाएगी तो लोगों का भरोसा बैंक पर बना रहेगा कि बैंक डूबेगा नहीं, तो बैंकिंग सिस्टम में लोग पैसे रखेंगे, सेविंग करेंगे वहाँ पर। ओके, और एक बात और क्लियर कर दूँ यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग अकाउंट में अगर 5-5 लाख रुपए जमा है तो सब पे इंश्योरेंस मिलेगा। अगर बैंक डूबता है तो अगर एक से ज़्यादा अकाउंट भी हैं तो भी 5 ही लाख तक की गारंटी मिलेगी। अगर एक साथ कई बैंक डूब जाते हैं तो भी 5 ही लाख का गारंटी मिलेगा। ओके, तो टोटल रकम जो होगी वो 5 ही लाख की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SCO मीटिंग हुई है, उसमें रक्षा मंत्री ने भागीदारी की है। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, PDF है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में जो भी होने वाले हैं उन सब में काम आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और बुक भी है, अमेजन पे बेस्ट सेलर है, तमाम हज़ारों लोग ले रहे हैं, आप भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 28 जुलाई 2021 को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लिया। तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? आंसर होगा ताजिकिस्तान। ओके, देखिए 2021 में SCO की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के पास है। तो ये बैठक हुई है 27 से 29 जुलाई तक यानी आज तक। तो राजनाथ सिंह SCO की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ताजिकिस्तान पहुँचे, वहाँ की राजधानी है दुशांबे। ओके, एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ ताजिकिस्तान कहाँ पर है। ये इंडिया दिख रहा है आपको, इसी के ठीक ऊपर में आप देख रहे हैं जो ब्लिंक कर रहा है रेड कलर में, हल्के रेड कलर में, तो वो है ताजिकिस्तान। तो वहीं पर उसी की राजधानी है दुशांबे। तो वहीं पर मीटिंग हुई है SCO की और उसमें क्षेत्रीय आतंकवाद, अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं और अन्य जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उन सब पर बातचीत हुई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहाँ पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। शंघाई सहयोग संगठन, ओके, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में SCO की स्थापना हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन चुका है वो। स्थापना तो हुई थी शंघाई 5 नाम से, जिसमें रूस, चीन,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब था। 1996 में शुरू हुआ था। बाद में इसका नाम बदला और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बन गया। उसके बाद 8 देश टोटल इसके मेंबर हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो ये सब सदस्य देश हैं और पर्यवेक्षक भी हैं और ऑब्जर्वर हैं अलग अलग देश, जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर के रूप में हैं। ओके, तो ताजिकिस्तान में ये कार्यक्रम हुआ है, मीटिंग हुई है। वहाँ की राजधानी मैंने बताया दुशांबे, ध्यान रखना आप। मुद्रा क्या है वहाँ की? ताजिकिस्तान सोमोनी। राष्ट्रपति कौन है? इमोमाली रहमान। आधिकारिक भाषा क्या है? ताजिकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश की सेनाएं 1 अगस्त से होने जा रहे हैं 13 दिवसीय युद्धाभ्यास यानी एक्सरसाइज इंदिरा 2021 में हिस्सा लेंगे? आंसर होगा रूस। ओके, इंडिया और रसिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये 12वां संस्करण है एक्सरसाइज इंदिरा 2021, तो उसका नाम दिया गया है। तो वो आयोजन होने जा रहा है रूस के वोल्गोग्राड एक जगह है वहाँ पर। 1 अगस्त से 13 अगस्त तक ये आयोजन होगा। और इंडियन आर्मी के बहुत सारे यानी 250 सैनिक इसमें हिस्सा लेंगे। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने इसकी जानकारी दी है। और ये इस एक्सरसाइज में यूनाइटेड नेशंस के जनादेश के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूह हैं उन सब के खिलाफ जो अभियान चलाया जाता है, तो उसका अभ्यास यहाँ पर किया जाएगा। ओके, इंडिया और रसिया के बीच में दोस्ताना संबंध हैं, बहुत लंबे गहरे हैं, तो एक तरह से ये परिचायक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी फ्लोरा डफी ने गोल्ड मेडल जीता, जिसके नाम गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे छोटे देश का रिकॉर्ड बन गया, जिसकी वजह से? आंसर होगा बरमूडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो वहीं पर 28 जुलाई को बरमूडा की फ्लोरा डफी ने ये ट्राईएथलॉन इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और यहाँ की आबादी मात्र 63,000 है। ऐसे में ये देश ओलंपिक में गोल्ड विजेता बना और सबसे छोटा देश ऐसा बन गया है जिसने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है। 33 साल की फ्लोरा डफी हैं और चौथी बार वो ओलंपिक में भाग ले रही थी और इस बार उन्होंने 56 यानी 56 एथलीट को पछाड़ते हुए ये टास्क पूरा किया और गोल्ड मेडल जीता है। बरमूडा कहाँ पर है? वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, तो ये जो ब्लिंक कर रहा है जगह वहीं पर है। वैसे इतना छोटा सा देश है कि वो इस तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा है पूरे समुद्र में। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये रहा बरमूडा। ओके, ये छोटा सा देश है, बहुत कम आबादी है। कितनी आबादी है? जैसे मैंने पहले बताया आपको 63,000 मात्र आबादी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 जुलाई। ओके, देखिए इस बीमारी की वजह से लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी संक्रामक रोग का एक समूह है। बहुत सारे हेपेटाइटिस के ए, बी, सी, डी और ई तरह के होते हैं। और WHO के मुताबिक भारत में 2020 में यानी पिछले साल लगभग 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जो कि हेपेटाइटिस बी जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है। तो इस दिवस का थीम क्या है? 2021 में थीम क्या है? हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया 28 जुलाई 2021 को, तो किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा बैडमिंटन। 88 ईयर के थे, महाराष्ट्र के सांगली के निवासी थे और अपने करियर में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक खिताब जीते थे। उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था 1961 में। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी थे बैडमिंटन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता 2021 का खिताब भारत की किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा वंतिका अग्रवाल। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का ये राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता थी, जो कि 22 से 24 जुलाई तक हुई है। कोविड-19 की वजह से ये जो प्रतियोगिता है वो ऑनलाइन कराई गई थी और उसमें वंतिका अग्रवाल ने पहला स्थान प्राप्त किया। सेकंड स्थान पर अर्पिता मुखर्जी रही, थर्ड स्थान पर श्रीजा शेषाद्री रही।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय जूनियर ओपन वर्ग में आयोजित ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में भारत के किस खिलाड़ी ने बाजी मारी? राष्ट्रीय जूनियर ओपन की बात हो रही है शतरंज की। आंसर होगा BS राहुल। ओके, BS राहुल जो कि तमिलनाडु के हैं, तो उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को किस राज्य में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया? आंसर होगा मेघालय। मेघालय जो नाम जो है उस राज्य का मेघ से पड़ा है। बारिश बहुत होती है, बादल बहुत आते हैं, तो मेघ की वजह से मेघालय उसका नाम पड़ा था। और ये चेरापूंजी में ये जो है ये अभियान लॉन्च किया गया है। चेरापूंजी जहाँ देश में सबसे ज़्यादा बारिश एक समय हुआ करती थी, डेली बारिश हुआ करती थी। अब तो हालांकि बारिश थोड़ी सी कम हुई है वहाँ पर। तो अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने ही चेरापूंजी में ये सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। चेरापूंजी का असली नाम जो है, मतलब चेरापूंजी पहले था, अब नाम सोहरा हो गया है। ओके, आधिकारिक नाम सोहरा है। तो वहीं पर वनीकरण अभियान शुरू किया गया है। असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा चलाया जाएगा। इसके तहत ये होगा कि असम राइफल्स चेरापूंजी के कई सारे इलाकों को गोद ले रही है और वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि वहाँ और बेहतर इको टूरिज्म हो सके वहाँ पर। मेघालय की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा और गवर्नर सत्यपाल मलिक। तो दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर्स जरूर बताना। और इसका पूरा PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।